हड़ताल की वजह से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। गुरुवार को फ्रांस थमसा गया। बस, मेट्रो, ट्रेन, ट्राम, विमान सेवाएं लगभग सभी ठप थीं और जो पटरी पर थीं वो लंबे अंतराल के बाद पहुंच रही थीं। अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए यात्रियों को भारी भीड़ और लंबे इंतजार का सामना करना पड़ा। कुल मिलाकर प्रदर्शनकारी सरकार पर दबाव बनाने के अपने मकसद में किसी हद तक सफल दिखाई दे रहे थे। 12 साल बाद ऐसी स्थिति देखने को मिली जब लगभग सभी कर्मचारी संगठन एक साथ मिलकर सड़कों पर उतरकर सरकार की प्रस्तावित पेंशन नीति का जमकर विरोध कर रहे थे। कर्मचारी संगठनों की माने तो 1200 शहरों में लाखों लोगों ने अपना विरोध दर्ज कराया। हालांकि प्रदर्शनकारियों से निपटने के लिए सरकार ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। इन सब के बीच लोगों को दफ्तर पहुंचने में परेशानियों से जूझना पड़ा। यह बहुत कठिन था। मैं उपनगरों में रहती हूँ। ट्रेन थोड़ी लेट थी। मैं लाइन 13 लेना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से यह बंद है, इसलिए मुझे दूसरी ट्रेन लेनी पड़ी। हड़ताल के कारण कई स्कूल भी बंद रहे। पेरिस में एक स्कूल के छात्रों ने कर्मचारियों के साथ एकजुटता व्यक्त की। छात्रों ने स्कूल के गेट के बाहर पेंशन विरोधी अभियान के पक्ष में नारा लगाया। पेरिस के अलावा देश के दूसरे शहरों में लोगों ने पेंशन प्रणाली में सुधार की और लोकप्रिय सरकारी योजना के खिलाफ मार्च निकाला। नई योजना के तहत सरकार ने रिटायरमेंट की आयु सीमा 62 से बढ़ाकर 64 करने का प्रस्ताव रखा है। हालांकि इस विधेयक पर अभी संसद में चर्चा होनी बाकी है। संसद में मैक्रो की पार्टी रिनासेंस को पूर्ण बहुमत नहीं है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने पेंशन सुधार योजना का खुलासा करते हुए कहा था कि 2027 से पूरी पेंशन पाने के लिए लोगों को 42 के बजाय 43 साल काम करना होगा। हालांकि सरकार ने पुलिस और दमकल कर्मियों जैसे कुछ खास पेशों को इस नियम से परे रखा है। नई योजना लागू होने से फ्रांस के हर कामगार को न्यूनतम तनख्वाह का 85% यानी करीब 1200 यूरो हर महीने मिला करेंगे। सरकार का तर्क है कि फ्रांस के लोग अब पहले के मुकाबले लंबा जीते हैं, इसलिए उन्हें काम भी ज्यादा करना चाहिए। कर्मचारी संगठनों का मानना है कि सरकार के इस कदम से मध्य वर्ग पर बोझ बढ़ेगा। उन्हें पूरी पेंशन पाने के लिए ज्यादा साल काम करना होगा और इस दौरान वो अपनी तनख्वाह से भी भारी टैक्स भरते रहेंगे। हमारा मकसद है पहले सरकार इस बिल को वापस ले। अगर सरकार नहीं सुनती है तो अगला कदम उठाया जाएगा। हालांकि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी कैबिनेट के साथ गुरुवार को फ्रांस में थे। करीब सभी यूरोपीय देशों ने सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ा दी है। जर्मनी ने इसे बढ़ाकर 67 साल कर दिया है, जबकि स्पेन में 65 और ब्रिटेन में 66 साल किया जा चुका है। मैक्रों ने 2019 में पेंशन प्रणाली में सुधार का प्रयास किया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण इसमें सफलता नहीं मिल पाई थी। अगर आप चाहते हैं कि पीढ़ियों के बीच संवाद निष्पक्ष हो तो इस सुधार को करने की जरूरत है और हम इसे सम्मान और संवाद की भावना से करेंगे। मैक्रों ने 2022 में वादा किया था कि 2027 में बतौर राष्ट्रपति अपना कार्यकाल खत्म करने से पहले वो बजट के घाटे को यूरोपीय संघ की तय सीमाओं से कम कर देंगे। श्रम मंत्रालय के अनुसार रिटायरमेंट की उम्र सीमा 2 साल बढ़ाने से पेंशन सिस्टम में श्रम योगदान 17.7 अरब यूरो बढ़ जाएगा। इससे 2027 तक पेंशन सिस्टम संतुलित होने लगेगा। सरकार का अनुमान है कि इस कदम से 3 लाख लोग काम के लिए उपलब्ध होंगे, जो जीडीपी के लिए अच्छे संकेत हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में दोनों पक्ष आर पार की लड़ाई में नहीं हिचक रहे हैं, तो वहीं यूक्रेन को पश्चिमी देशों से हो रहे हथियारों की आपूर्ति लड़ाई को और लंबा कर रही है। नाटो और पश्चिमी देशों की लगातार सैन्य सहायता से चिंतित रूस ने चेतावनी दी है कि अगर यूक्रेन को हथियार भेजना बंद नहीं किया गया तो पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस ने जहां युद्ध का अंत विजय के साथ करने की घोषणा की, तो वहीं यूक्रेन ने युद्ध में लंबे समय तक बने रहने के लिए पश्चिमी देशों पर हथियारों की आपूर्ति का दबाव बढ़ा दिया। नाटो ने भी जेलेंस्की की हाँ में हाँ मिलाते हुए सहयोगी देशों से टैंकों सहित आधुनिक हथियारों की आपूर्ति में और तेजी लाने का आग्रह कर दिया और जंग में लंबे समय तक टिके रहने के संकेत दे दिए। उधर पश्चिमी देशों की घेराबंदी को देखते हुए रूस ने भी आक्रामक रुख दिखाते हुए परमाणु युद्ध तक की धमकी दे डाली। खैर, युद्ध का रुख किस तरफ जाएगा ये तो आने वाले वक्त में तय होगा, लेकिन फिलहाल जमीनी सच्चाई ये है कि दोनों तरफ से जंग में जोर आजमाइश जारी है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सबसे करीबी माने जाने वाले
दिमित्री मेदवेदेव नाटो देशों को चेतावनी देते हुए इतना तक कह दिया कि अगर उन्होंने यूक्रेन को हथियार देना बंद नहीं किया तो पूरे क्षेत्र में भारी तबाही मच सकती है। यहाँ तक कि पारंपरिक युद्ध में परमाणु शक्ति संपन्न देश की हार से परमाणु युद्ध तक शुरू हो सकता है। क्रेमलिन प्रवक्ता ने भी स्पष्ट कर दिया कि परमाणु युद्ध पर मेदवेदेव की टिप्पणी मास्को के परमाणु सिद्धांत के अनुरूप है। करने के लिए हमारे अपने सिद्धांत हैं, सिद्धांत में बदलाव नहीं हो सकता है। यूक्रेन पश्चिमी देशों के बल पर हमारे क्षेत्र में लगातार हमला कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को नए स्तर पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो दुनिया खासकर यूरोपीय देशों के लिए अच्छा नहीं है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने यूरोपीय देशों पर हथियारों की जल्द आपूर्ति का दबाव बढ़ा दिया है। विश्व आर्थिक मंच की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने विशेष हथियारों की कमी पर अफसोस जताते हुए कहा कि केवल मनोबल और प्रोत्साहन के साथ युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। जेलेंस्की ने सहयोगी देशों द्वारा यूक्रेन को टैंक भेजने में हिचकिचाहट के लिए जर्मनी, पोलैंड और अमेरिका की परोक्ष रूप से आलोचना की। हमें किसी के कहने पर संकोच नहीं करना चाहिए या हमें तुलना नहीं करनी चाहिए कि कोई और भी अपने टैंक साझा करेगा तो मैं टैंक दूंगा। रूसी हमलों को देखते हुए लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों की जरूरत है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने बर्लिन दौरे पर जर्मनी के विदेश मंत्री से मुलाकात की। जर्मनी को महत्वपूर्ण सहयोगी बताते हुए उन्होंने यूक्रेन को हर संभव मदद के लिए आग्रह किया। हालांकि जर्मनी के रक्षा मंत्री ने यूक्रेन को अपना समर्थन जारी रखते हुए टैंकों की आपूर्ति पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। अपने सहयोगियों के साथ हम स्वतंत्रता और क्षेत्रीय स्वतंत्रता और समग्रता के संघर्ष में यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेंगे। मैं जर्मन सरकार को उन सभी के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं जो उसने यूक्रेन की आत्मरक्षा को मजबूत करने के लिए किया है। इस बीच स्वीडन ने यूक्रेन को सैन्य सहायता के एक नए पैकेज की घोषणा करते हुए बख्तरबंद वाहन और ऑर्चर आर्टिलरी सिस्टम की आपूर्ति का ऐलान किया। यूक्रेन को दिए जाने वाले 419 मिलियन के पैकेज के तहत पोर्टेबल एंटी टैंकर हथियार, माइन क्लियरिंग उपकरण और असॉल्ट राइफलें भी शामिल होंगी। इतने सारे देश अभी यूक्रेन की मदद के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हैं? यूक्रेन को नैतिक समर्थन देना ही महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हमारी संयुक्त सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। बहरहाल यूक्रेन को जंग के मुकाबले के लिए घातक टैंकों की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि रूस के T-19 युद्धक टैंक ने यूक्रेन में रूसी हमले की धार को और तेज कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन को जर्मनी और अमेरिका से टैंकों की आपूर्ति की उम्मीदें हैं, जिससे कि रूसी हमले का करारा जवाब दिया जा सके। हालांकि जर्मनी ने पहले ही यूरोपीय देशों के सामने अपनी राय रखकर यह बात बता दी थी कि बिना उसकी सहमति से यूक्रेन युद्ध में लेपर्ड जैसे टैंकों का इस्तेमाल न किया जाए। और अब खबरें एशिया महाद्वीप से। देश की जनता उन्हें इस रूप में याद रखेगी कि कोई नेता कैसे दयालु बन सकता है और वो जानता है कि उसे कब जाना है। उनके पास अब पद पर बने रहने की जिम्मेदारी निभाने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। यह कहकर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री ने अपने सियासी सफर को खत्म करने का ऐलान कर दिया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने पार्टी की वार्षिक बैठक के दौरान इस्तीफे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 7 फरवरी कार्यालय में उनका आखिरी दिन होगा। This summer I had hoped to find a way. अब वक्त आ गया है। मेरे पास टैंक में जो कुछ भी है वह अगले 4 साल के लिए पर्याप्त नहीं है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डर्न ने पार्टी की वार्षिक बैठक में अचानक ये ऐलान कर सबको चौंका दिया कि वो अगले महीने की शुरुआत में अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने कहा कि उनके पास अब इस पद पर बने रहने की जिम्मेदारी निभाने के लिए ऊर्जा नहीं बची है। हालांकि वो एक घोषणा करते हुए परेशान भी थी और भावुक भी। उन्होंने कहा कि ये मेरे जीवन के सबसे संतोषजनक 5.5 साल रहे हैं, लेकिन इसकी अपनी चुनौतियां भी थीं। मैं ये घोषणा करती हूँ कि मैं दोबारा चुनाव नहीं लड़ूंगी और प्रधानमंत्री के रूप में मेरा कार्यकाल 7 फरवरी से पहले समाप्त हो जाएगा। मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ऐसे विशेष अधिकार भूमिका के साथ जिम्मेदारी आती है।
बता दें कि न्यूजीलैंड में इस साल की 14 अक्टूबर को आम चुनाव होगा, इसलिए प्रधानमंत्री के रूप में जैसिंडा का कार्यकाल 7 फरवरी के बाद भी समाप्त नहीं होता है। लेकिन इससे पहले ही वो इस्तीफा दे देंगी। उन्होंने कहा कि वो चुनाव तो नहीं लड़ेंगी, लेकिन वो अच्छी तरह जानती हैं कि इस साल के चुनाव तक सरकार का ध्यान न्यूजीलैंड के लोगों को सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाले मुद्दों पर होगा। जैसिंडा ने कहा कि वो चुनाव के डर से भाग नहीं रही हैं, बल्कि उन्होंने विश्वास जताया अगले चुनाव में उनकी पार्टी ही दोबारा जीत कर आएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके पीछे कोई स्कैंडल भी नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क ने कहा कि ये देश के लिए ठीक नहीं है। जैसिंडा ने न्यूजीलैंड के लिए अविश्वसनीय काम किया है। संकट के समय में कुशल नेतृत्व दिया। उन्हें जाते हुए देखना मेरे लिए दुखद दिन है। जैसिंडा अर्डेन चुनाव से बचने के लिए अप्रैल के अंत तक संसद की सदस्यता बनाए रखेंगी, लेकिन आगे फिर से सांसद बनने की उनकी कोई योजना नहीं है। जैसिंडा की लेबर पार्टी शनिवार को मतदान के जरिए उनका उत्तराधिकारी खोजने की प्रक्रिया शुरू करेगी। जैसिंडा की जगह कौन लेगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। उपनेता और वित्त मंत्री ग्रांट रॉबर्टसन को इस भूमिका के लिए सबसे आगे माना जाएगा। हालांकि उन्होंने गुरुवार को कहा कि वो इस पद की मांग नहीं करेंगे। इस्तीफे के ऐलान के बाद अपने सहयोगियों से मिलकर वो भावुक हो गईं। पार्टी सदस्यों ने उनके इस कदम की प्रशंसा की, वहीं जनता में इसका मिला जुला असर देखने को मिला। जैसिंडा ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने बहुत सी चुनौतियों का सामना किया। 2017 में जब उन्होंने चुनाव जीतकर पहली बार सत्ता संभाली थी, तब दुनिया की सबसे कम उम्र की महिला प्रधानमंत्री बनी थीं। वो उन कुछ महिला नेताओं में से एक हैं जो प्रधानमंत्री के पद पर रहते हुए बच्चा जन्म देने की प्रक्रिया से भी गुजरी। उन्होंने कोविड-19 महामारी और क्राइस्टचर्च में मस्जिद पर आतंकी हमले सहित प्रमुख आपदाओं और व्हाइट आइलैंड ज्वालामुखी विस्फोट जैसी घटनाओं के बीच न्यूजीलैंड का नेतृत्व किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर अपने 3 दिवसीय मालदीव श्रीलंका दौरे के दूसरे दिन श्रीलंका पहुंचे। मालदीव दौरे के दूसरे दिन विदेश मंत्री ने फोका ईदू में भारत के आर्थिक सहयोग से तैयार एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। सामुदायिक भवन महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का केंद्र होगा और इसे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बताया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर मालदीव्स का दौरा खत्म करने के बाद गुरुवार शाम श्रीलंका पहुंचे। श्रीलंका पहुंचने पर श्रीलंका के विदेश राज्य मंत्री थरका बालासूर्या ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। श्रीलंका में चल रही राजनीतिक और आर्थिक उथल पुथल के बीच भारत के विदेश मंत्री का यह दौरा काफी अहम माना जा रहा है। भारी आर्थिक संकट की स्थिति का सामना कर रहा श्रीलंका इस समय कर्ज पुनर्गठन को लेकर भारत से सहयोग की उम्मीद लगा रहा है। इससे पहले गुरुवार को ही मालदीव दौरे के दूसरे दिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने फोकाइदो में भारत के आर्थिक सहयोग से तैयार एक सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस मौके पर मालदीव के विदेश मंत्री अब्दुल्ला शाहिद भी मौजूद थे। ये सामुदायिक भवन महिलाओं और युवाओं को आर्थिक रूप से बढ़ावा देने संबंधी गतिविधियों का केंद्र होगा। इस मौके पर विदेश मंत्री ने इस कदम को दोनों देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों का प्रतीक बताया। India's partnership with the Maldives is based on our genuine desire to work together for each other's welfare and interest. It is a partnership that has enabled us to swiftly and effectively respond to challenges as we saw recently during the COVID pandemic. इससे पहले विदेश मंत्री ने मालदीव्स के राष्ट्रीय नायक सुल्तान मोहम्मद चाकोरोरो फानू को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और मालदीव्स के राष्ट्रीय विकास में इनके योगदान को याद किया। विदेश मंत्री ने बुधवार को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी, जो मालदीव्स की सबसे बड़ी परियोजना है। यह आर्थिक कॉरिडोर माले को विलिंगली से जोड़ता है। मालदीव्स में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। साथ ही राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह से मुलाकात की और कई अहम विषयों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय की साप्ताहिक प्रेस वार्ता में गुजरात दंगों पर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, ऑस्ट्रेलिया में कुछ हिंदू मंदिरों पर तोड़फोड़ आदि कई मुद्दों पर जवाब दिया गया। तो वहीं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वार्ता की अपील पर कड़ा रुख अपनाते हुए एक बार फिर स्पष्ट किया गया कि भारत भी पाकिस्तान से सामान्य रिश्ते चाहता है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान को आतंकवाद मुक्त माहौल बनाना होगा।
दक्षिणी इराक के एक स्टेडियम के बाहर भगदड़ मचने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि हादसे में दर्जनों लोग घायल हो गए। यह घटना उस समय हुई जब 4 दशकों में देश में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट के मुकाबले के अंतिम मैच को देखने के लिए भारी संख्या में दर्शक पहुंचे थे। टूर्नामेंट का आगाज 6 जनवरी को 6 खाड़ी सहयोगी देशों बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ साथ यमन और इराक की टीमों के साथ शुरू हुआ था। और अब खबरें अमेरिकी महाद्वीप से। अर्जेंटीना के डोलोरेस में हर वर्ष की तरह इस बार भी फर्नांडो बैस सोसा के लिए इंसाफ की मांग तेज होती दिखी, क्योंकि अदालत ने दोषियों के प्रति नरमी के संकेत दिए हैं। 18 जनवरी 2020 को 8 रग्बी खिलाड़ियों के बीच झगड़े के दौरान बैस को मस्तिष्क में गहरी चोट लगी थी और बाद में इलाज के दौरान अस्पताल में दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। डोलोरेस के लोग आज भी अपने उस बच्चे के लिए इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं जिसने 3 साल पहले दम तोड़ दिया था। एक मां का इंतजार आज भी अपने बच्चे के लिए खत्म नहीं हुआ, जबकि उसे पता है उसका बेटा कभी लौट कर नहीं आएगा। एक दोस्त के लिए भरोसा करना मुश्किल हो रहा है कि बैच का कातिल अब भी सलाखों से दूर है। 3 साल से इंसाफ के इंतजार में हर साल फर्नांडो की याद में सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन कर हत्यारों के लिए सजा की मांग की जाती है। बैच की मौत ने उसके माता पिता के जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। वे तबाह हो गए। घटना ने उन सभी लोगों का जीवन बदल दिया जो उन्हें बहुत प्यार करते थे। पिछले 3 साल से बरसी के दिन प्रार्थना सभा के दौरान बैच की आत्मा की शांति की प्रार्थना सभा का आयोजन होता है, लेकिन आयोजन के दौरान लोग तख्ती और पोस्टर लिए सरकार से दोषियों के लिए कड़ी सजा की मांग करने लगते हैं। उन्होंने फर्नांडो के सिर और छाती पर क्रूर तरीके से लात मारी। इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने उसे बेरहमी से मारा, जिसके बाद बैच की इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्यारों ने कई लोगों की जिंदगी बदल दी। ईश्वरीय न्याय पृथ्वी पर न्याय से अधिक मजबूत है, लेकिन प्रत्येक नागरिक हत्यारों के लिए अधिकतम दंड की मांग करने और फर्नांडो बैस सोसा के माता पिता के मन की शांति के लिए पूछने के लिए आज मजबूर हो रहा है। जब तक बैस सोसा के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती, तब तक बैच के माता पिता को शांति नहीं मिलेगी। हालांकि डोलोरेस के लोग न्याय की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई के दौरान अदालत ने दोषियों के लिए नरमी बरतने का संकेत दिया, क्योंकि हत्याकांड के दोषियों ने अपने कबूलनामे में बैच की हत्या के इरादे से इनकार कर दिया। बैच की मौत के बाद जांच पर बैच के परिजनों ने सवाल भी उठाए, लेकिन पुलिस का टाल मटोल रवैया अपनी जगह कायम रहा। इस बीच दोषियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर डोलोरेस के लोगों का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। 2020 से अब तक डोलोरेस में कई बार हिंसक प्रदर्शन हुए, लेकिन बैच के परिजनों को न्याय नहीं मिला। दरअसल अर्जेंटीना के डोलोरेस में 18 जनवरी 2020 को 8 रग्बी खिलाड़ियों के बीच झगड़े के दौरान बैच सोसा को मस्तिष्क में गहरी चोट लगी थी। बाद में इलाज के दौरान बैच को अस्पताल में दिल का दौरा पड़ा, जिससे उसकी मौत हो गई। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक। शताब्दियों तक 3 महाशक्तियों रूस, तुर्की और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रहा एक मुल्क। सोवियत संघ, तुर्की और ईरान के बीच पिसते इस राष्ट्र में 19वीं सदी में सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। 1991 में यह मुल्क आजाद हुआ, लेकिन यह आज भी महाशक्तियों के सियासी दांवपेच का अखाड़ा बना हुआ है। बाएं हाथ में शराब का कटोरा तो दाएं हाथ में तलवार। दुनिया को एक साथ 2 तरह का संदेश देती जॉर्जिया की प्रतीकात्मक मां की ये विशाल प्रतिमा। मित्रों को दिल खोल कर अभिवादन और स्वागत, लेकिन साथ ही बुरी नजर रखने वालों को कड़ी चेतावनी। राजधानी तिब्लिसी का तापमान गिरा तो ये भी बर्फ की चादर में लिपट गई। ठिठुरन भरी सर्दी में भी इसका पैगाम साफ है कि आइए समझिए इस प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को, जो हर अंधेरे के बाद उजाले में ये और चमका है। वक्त के थपेड़ों ने भले ही इसके कदमों की चाप को कुछ समय के लिए सुस्त कर दिया हो, लेकिन हर बार ये दुनिया के साथ कदम ताल करने में सफल हुआ है। पश्चिमी एशिया और पूर्वी यूरोप को जोड़ता
एक खूबसूरत देश है जॉर्जिया, जो रूस के दक्षिण में स्थित है। तुर्की की उत्तरीय सीमा और पश्चिम में काला सागर से घिरा है ये देश। तिब्लिसी सुरम्य पहाड़ियों के बीच एक खूबसूरत शहर है। शहर से गुजरती मतकवरी नदी इसकी खूबसूरती को और बढ़ा देती है। सोवियत युग की भव्य ऐतिहासिक इमारतें नगर को लालित्य प्रदान करती हैं। देश शताब्दियों तक तीन महाशक्तियों रूस, तुर्की और ईरान के बीच शक्ति प्रदर्शन का अखाड़ा बना रहा। सोवियत संघ, तुर्की और ईरान के बीच पिसते इस राष्ट्र का अंततः 19वीं सदी में सोवियत संघ ने कब्जा कर लिया। सोवियत संघ के टूटने के बाद जॉर्जिया भी 1991 में आजाद हो गया। अभिव्यक्ति और अपनी सरकार चुनने की आजादी तो मिल गई, लेकिन रातों रात यहाँ के हालात बस से बदतर होते गए। उद्योग चौपट हो गए। संपूर्ण जॉर्जिया में बड़ी बड़ी मिलें और कारखाने खंडहर में तब्दील हो गए। प्रशासन ठप पड़ गया। भ्रष्टाचार, माफिया गहरी जड़ें जमा चुके थे। अराजकता के अंधकार में डूबे इस देश को 2003 में एक ऐसा नेता मिला जिसने इसकी तस्वीर बदल कर रख दी। मिसाइल साकाशविली ने सुधार का ऐसा सिलसिला शुरू किया कि गर्त में जा रहा देश आसपास के देशों की बराबरी में खड़ा होने लगा। लेकिन महाशक्तियों के प्रभाव का दखल बंद नहीं हुआ। लंबे समय से देश में बढ़ता अमेरिकी आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव रूस के लिए चिंता का विषय रहा। जॉर्जिया भी नाटो और यूरोपीय संघ में शामिल होने का सपना देखने लगा। यही आकांक्षाएं यूक्रेन ने पाली तो उसका खमियाजा युद्ध के रूप में दुनिया ने देखा। तनाव इस कदर बढ़े कि रूस यूक्रेन की तरह ही यहाँ के भी अलगाववादी क्षेत्रों अब्खाज़िया और दक्षिण ओसेशिया के लिए समर्थन के हाथ बढ़ा दिए। इसका परिणाम हुआ 2008 में एक संक्षिप्त युद्ध हुआ। टेलीविजन सबसे लोकप्रिय माध्यम है। हालांकि ऑनलाइन मीडिया समाचार स्रोतों के रूप में लोकप्रिय हो रहे हैं। संविधान अभिव्यक्ति स्वतंत्रता प्रदान करता है और पत्रकार अक्सर अधिकारियों की आलोचना करते हैं। 900 फीट ऊंचा सोवियत युग का टेलीविजन टावर आज भी उसी तरह खड़ा है। फेरिस व्हील के साथ साथ पहाड़ी की चोटी पर स्थित माउंट मिंडा पार्क जॉर्जिया की मां की प्रतिमा लोगों को खूब आकर्षित करती है। प्रतिमा को पहली बार 1958 में स्थापित किया गया था, जब शहर अपनी 15वीं वर्षगांठ मना रहा था। लेकिन 1957 में इस मूर्ति को फिर से स्थापित किया गया। अगर महाशक्तियों के बंद दरबार का खेल समाप्त हो तो इस राष्ट्र को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आने में समय नहीं लगेगा। तो सियासी मुफाद के लिए इंसान नहीं, मुल्क का भी इस्तेमाल हो रहा। खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए डीडी न्यूज़। नमस्कार।